नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले चूँकि आज 1 जनवरी 2021 है, तो आप सभी लोगों को सार्थक क्लासेस की ओर से और मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप चाहे यूपीपीएससी के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो, या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद के लिए आपने अप्लाई किया हो, या आने वाला जो यूपीएससी का विज्ञापन है उसके लिए आप आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो तीनों ही एग्ज़ाम में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह है जनगणना। जनगणना से आपको कुछ प्रश्न इन तीनों ही एग्ज़ाम में अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बहुत ही सारे महत्वपूर्ण बिंदु मैं लेके आया हूँ आप सब लोगों के लिए, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से निश्चित तौर पर जो है इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो जनगणना के विषय में चलिए देखते हैं क्या क्या फैक्ट हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनगणना का विषय समाहित है। तो जनगणना का विषय हमको प्राप्त होता है संघ सूची के अंतर्गत। अगर हम भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त की बात करें तो यह थे 1981 की जनगणना में प्लाउडेन। देखिए, 1981 में जो जनगणना हुई थी उसमें प्रथम बार जो है जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। जबकि जनगणना शुरुआत कब हुई थी, कि जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जनगणना का वह दशक जिसमें अब तक जो है जन्म वृद्धि दर न्यूनतम देखी गई है, तो वह है 1911 से 1921। इसमें जो 1921 है इसको महाविभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं, यानी ग्रेट डिवाइड ईयर। साथ ही साथ अगर हम लघु विभाजक वर्ष यानी माइक्रो डिवाइड ईयर की बात करें तो 1951 को जानते हैं, क्योंकि इसमें जन्म वृद्धि दर जो है अधिकतम थी। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनसंख्या गणना अगर हम बात करें 2001 की जो जनगणना थी वह पूर्णतः कंप्यूटरीकृत जनसंख्या जनगणना थी। भारत की प्रथम जनगणना आंशिक रूप से 1872 में हुई थी। तो अभी देख लीजिए, हम लोग जब हमने बात की कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, प्लाउडेन। वो ये थे जो 1881 की जनगणना उसकी जनगणना आयुक्त। जबकि जो पहली जनगणना थी 1872 में जो हुई थी मेयो के कार्यकाल में, उस समय गवर्नर जनरल मेयो थे, तो इसमें कोई जनगणना आयुक्त नहीं थे। इसके बाद भारत की जो प्रथम नियमित और संपूर्ण जनगणना थी वो 1881 में हुई थी। और किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी, तो रिपन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1951 में हुई स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना में शामिल कुल प्रश्नों की संख्या की अगर बात कर ले तो 14 प्रश्न थे। ये कौन सी जनगणना थी, ये स्वतंत्रता के बाद की प्रथम जनगणना थी। दूसरे तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम जनगणना हुई उसमें कुल कितने प्रश्न शामिल किए गए थे, तो 14 प्रश्न शामिल किए गए थे। आज़ादी से पूर्व की जनगणना वर्ष की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 1947 में चूँकि हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इससे पहले 1872, 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1921 और 1941, यानी कुल 9 बार जनगणना हुई। जिसमें पूर्ण जनगणना की अगर बात करें तो 8 बार हुई, क्योंकि 1872 की जो जनगणना थी वो आंशिक जनगणना थी। 1911 से 1921 के मध्य जनसंख्या में गिरावट का एक कारण था, और वो मेन कारण था स्पेनिश फ्लू महामारी। स्पेनिश फ्लू महामारी के कारण जो है जो जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली थी। 1951 की जनगणना जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना थी, में जम्मू और कश्मीर के लिए कोई जनगणना नहीं हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। 1951 की जनगणना के अगर कुछ हम फैक्ट ले लें, पूछे जा सकते हैं, तो उस समय हिंदू 84.1% थे, मुस्लिम 9.8% थे, ईसाई 2.3% थे, सिख 1.89%, बौद्ध 0.74%, जैन 0.46% और अन्य 0.43%। भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को सर्वप्रथम 1951 की जनगणना के पश्चात 1951 में ही तैयार किया गया था। तैयार तो 1951 में किया गया था, लेकिन जब 1951 की जनगणना हो गई थी तो उसके बाद तैयार किया गया था। और एनआरसी यानी भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपनाने वाला प्रथम राज्य असम था। असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी मसौदे का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था, तो 31 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 246 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनगणना है तो यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को दायित्व सौंपता है। तो अगर यह प्रश्न बन जाए कि जनगणना है तो केंद्र सरकार को दायित्व सौंपने वाला कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद है 246।
1951 में भारत की साक्षरता दर की अगर बात करें तो उस समय साक्षरता दर 18.33% थी। यानी स्वतंत्र भारत के समय जो अगर हम एक आंकड़ा ले लें या मोटे तौर पर कहें कि क्या साक्षरता दर थी भारत की, तो उस समय थी 18.33%। यानी बहुत ही कम साक्षर लोग थे। अब देखिए कि जो 2021 की जनगणना है उसके जनगणना होने में और आंकड़े आने में अभी वक्त लगेगा। तो 2000 की जनगणना जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि अगर जो 1900 अगर आपके एग्ज़ाम से पहले 2021 की जनगणना के आंकड़े आ जाते तब भी कंपेयर करके आपसे प्रश्न बन सकते हैं। तो 2011 की जनगणना देख लेना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ प्रमुख तथ्य पे नज़र डाल लेते। 15वीं राष्ट्रीय जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो इस तरीके से 2021 में जो जनगणना होगी वो कौन सी होगी? 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रभौली जी थे। मणिपुर, गोवा के पश्चात न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। देखिए यहाँ पे आंकड़ा भी दिया हुआ है। प्रति 1000 बच्चों के जन्म पर 12 बच्चों की या शिशुओं की मृत्यु है केरल में। तो सबसे अधिक कौन सी कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा मणिपुर है, फिर गोवा है और तीसरा राज्य केरल है। देखिए सबसे ज़्यादा न कहें, सबसे न्यूनतम कहें तो सबसे न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कहाँ पर थी 2011 के अनुसार? मणिपुर में थी, उसके बाद गोवा में और उसके बाद जो है केरल में। इससे संबंधित कुछ और आंकड़ों की भी हम बात करेंगे अभी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश व उड़ीसा में शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात कर लें तो कितनी थी? 57 थी प्रति 1000 पर। देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का हमें आंकड़ा जरूर जान लेना चाहिए, पर जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है वो उड़ीसा के इक्विवेलेंट है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश और उड़ीसा दोनों आपको ध्यान रखने। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। सिमिलरली अगर हम शहरी लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 929 थी। सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की अगर बात करें तो हरियाणा, और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो दमन व दीव है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार दिबांग वैली कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर का जिले की अगर हम बात करते हैं तो यह है नागालैंड का लॉन्गलेंग जिला। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमे जिला है। अब एक नज़र हम उत्तर प्रदेश की जनगणना पर भी डाल लेते हैं जो 2011 के आंकड़े हैं, और ये इससे आपको कुछ प्रश्न जो है जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें मिले भी थे। तो जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ है, जिसमें पुरुष 10.45 करोड़ और महिलाएं 9.53 करोड़। जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 20.23% है, जबकि पिछली अगर दर की बात करें तो कितनी थी? 25.80%। यहाँ पर माइनस साइन लगाया हो तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें गिरावट देखने को हमें मिली है। भारत की कुल आबादी की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश की आबादी का प्रतिशत हम जानना चाहें तो कितना है? 16.50%। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। साक्षरता दर की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 67.68% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर जो है वो 77.28% है, जबकि महिला साक्षरता दर 57.18% है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात अगर हम बात कर लें तो 912 है प्रति 1000 में। पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम बात करें, पिछले दशक की तुलना में अगर हम बात करें तो जो लिंगानुपात है उसमें वृद्धि हमको देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमने आगे लिखा हुआ है +898, यानी इससे पहले कितनी थी? कितना लिंगानुपात था? 898 था। और अब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 912। बाल लिंगानुपात की बात करें तो 902 है। पिछली बार की तुलना में जो बाल लिंगानुपात है वो कम हुआ है। पिछली बार कितना था? 916 था, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया हुआ है। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात करें तो जौनपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर का है। न्यूनतम साक्षर जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? श्रावस्ती है। सर्वाधिक साक्षर जिला उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की अगर बात करें तो कानपुर नगर है। न्यूनतम महिला साक्षरता की अगर बात करें तो यहाँ पर श्रावस्ती है। श्रावस्ती केवल श्रावस्ती में न्यूनतम महिला साक्षरता ही नहीं है,
न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी श्रावस्ती में है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता जहाँ पर हम कानपुर नगर देखते हैं, वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो गाजियाबाद, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो ललितपुर। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जिले अगर हम घटते क्रम में बात करें तो सर्वाधिक कितना है? गाजियाबाद में 3971, वाराणसी 2395, लखनऊ 1816, संत रविदास नगर 1555 और कानपुर नगर 1452। तो ये 5 जिले जनसंख्या घनत्व के आधार पर हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना पे अभी हम और बात करेंगे। सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिलों की बात करें तो सर्वाधिक आबादी कहाँ की? इलाहाबाद, यानी वर्तमान में जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है, तीसरे पर गाजियाबाद है, चौथे पर आजमगढ़ है और पाँचवें पर लखनऊ है। देखिए, जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक जनसंख्या में अंतर है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जैसा आप लोग जानते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, और जनसंख्या का तात्पर्य है कि उस ज़िले में टोटल उसकी जो पॉपुलेशन है वह कितनी है। तो स्वाभाविक बात है, अगर पॉपुलेशन अधिक है और भूमि कम है तो घनत्व अपने आप जो है बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से न्यूनतम आबादी वाले 5 जिलों की अगर बात करें तो सबसे कम आबादी वाला जिला हमारा महोबा है, उसके बाद चित्रकूट, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती और अंत में ललितपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की अगर हम बात कर लें तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है ललितपुर में कितना? 242, सोनभद्र में 270, हमीरपुर 275 और उसके बाद नंबर आता है महोबा और फिर चित्रकूट। महोबा में 279 और चित्रकूट में 308। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर हम जनसंख्या सबसे न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो महोबा आता है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले कौन आता है? ललितपुर आता है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिलों की बात करें, अभी हमने सर्वाधिक साक्षर, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता इसकी बात की, लेकिन अब जो औसत साक्षरता है उसकी अगर बात करें तो सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद कानपुर नगर, तीसरा औरैया, चौथा इटावा और पाँचवें पर गाजियाबाद। आंकड़ों की अगर बात कर लें तो गौतम बुद्ध नगर में जो औसत साक्षरता है वो 80.1% है। कानपुर नगर की औसत साक्षरता 79.6% है, औरैया की 78.9% है, इटावा में 78.4 और गाजियाबाद में 78%। न्यूनतम औसत साक्षरता वाले जिलों की बात अगर कर लें हम तो श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं और अंत में रामपुर। तो ये उत्तर प्रदेश जिले से संबंधित कुछ आंकड़े थे। अब ओवरऑल अगर हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं जनगणना 2011 महत्वपूर्ण 30 तथ्य। जनगणना 2011 जैसा हमने बात की कि भारत की 15वीं जनगणना थी, 2021 में 16वीं जनगणना हो रही है। भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो यह था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। जनांकी संक्रमण क्या है? लंबे समय के दौरान जनसंख्या वृद्धि में जो कमी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की अगर बात कर लें का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी है। 1991 से 2001 के मध्य की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 21.54% थी। 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? 17.5% रही। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन थे? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार थे। 1961-71 के दौरान भारत में जनसंख्या में उच्चतम वृद्धि दर रही, कितनी थी? 24.80%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? तो बिहार 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 1032, केरल 859 व्यक्ति और उत्तर प्रदेश में 825 व्यक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। क्रमशः जो घनत्व था यहाँ 17 व्यक्ति, 52 व्यक्ति और 46 व्यक्ति। देखिए यहाँ व्यक्ति प्रति किलोमीटर है तो घनत्व व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी थी? 121.02 करोड़ थी, जिसमें पुरुष आबादी 62.37 करोड़ और महिला आबादी कितनी थी? 58
3.65 करोड़। 1991 से 2001 के मध्य भारत में आबादी घनत्व कितना था? 325 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था, जबकि 2001 से 2011 के मध्य का यह आंकड़ा था 282 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और यहाँ वृद्धि दर की बात करें तो 17.5% था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्य की अगर बात करें तो देखिए केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। राज्यों में बात हो रही, इसमें जो है केंद्र शासित राज्य नहीं शामिल किया गया। अगर केंद्र शासित राज्य भी शामिल कर लेंगे तो फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पर पुडुचेरी आ जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो कौन कौन से? पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्रमशः पुडुचेरी में जो लिंगानुपात है 1038 है, लक्षद्वीप में 946, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो 878। राज्य जिनमें लिंगानुपात घटा है कौन कौन से? बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर। और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें लिंगानुपात कम हुआ है कौन कौन से? दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? 73%। साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? 29वां। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से? तो है ये क्रमशः अगर केरल से बात करें, केरल 93.91%, लक्षद्वीप 92.28%, मिजोरम 91.58%, महाराष्ट्र 82.91% और तमिलनाडु 80.33%। सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। बिहार में अगर साक्षरता दर की बात करें तो कितनी थी? 63.82%, अरुणाचल प्रदेश में 66.95% और राजस्थान में 67.06%। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से कम है तो कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड और उत्तर प्रदेश। बिहार में पुरुष साक्षरता कितनी थी? 59.68% थी और महिला साक्षरता 33.12%। भारत में बाल जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना था? तो 1000 बालकों पर 919 बालिकाएं। सर्वाधिक बाल कुपोषण वाला राज्य मध्य प्रदेश। न्यूनतम बाल मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो मणिपुर, गोवा है 11 प्रति 1000। देखिए मणिपुर और गोवा दोनों में समान संख्या है, 11 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 और पिछला कितना था? 927। स्त्री पुरुष शिक्षा में न्यूनतम अंतर वाला राज्य मेघालय। भारत में मृत्यु जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो कर्नाटक से। इसके अतिरिक्त देखिए राष्ट्रीय साक्षरता दर अगर 2011 की बात कर लें तो 74% है और पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, जबकि महिला साक्षरता दर 65.46% है। तो अभी ये जो टेबल में आप डेटा देख रहे हैं ये कहाँ से मैंने लिया मैं आपको बता दूं, ये साभार है भारत 2014, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनको आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको हम जीडीसी के नाम से जानते हैं और यूपीपीएससी जीआईसी प्री दोनों का ही जीएस है और यूपीएचएससी जीके। अगर इनमें से आप तैयारी करना चाहते हैं सार्थक क्लासेस के पेड कोर्स के माध्यम से तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ सार्थक क्लासेस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर से भी आप बहुत सारी पीडीएफ एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको हम थोड़ा सा विजिट करा देते हैं जो हमारा सार्थक क्लासेस का ऐप है और किस प्रकार से उसको आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप ये ऐप देख पा रहे हैं हमारा सार्थक क्लासेस का, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ऐप हमारा दिखेगा और इसमें कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे आप जाएंगे स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल में जाने के बाद यहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा जीडीसी, जीआईसी, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर्स, ये सारे कुछ यहीं पर आपको ऐप मिलेंगे। जीडीसी से संबंधित जो भी पीडीएफ होंगे हम यहाँ पर अपलोड कराएंगे। देखिए अभी हमने आपको जो सिलेबस है उसको उपलब्ध करा दिया है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर और जाएंगे आप तो ये आसानी से ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको आप देख सकते हैं। तो ये स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सभी विषयों का आपको जो सिलेबस है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं और
इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, और अगर आप पेपर देखना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट को, देखिए यहाँ पर मैं पेपर एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ पर जीके का पेपर मैंने यूपीएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 47 का अपलोड कर दिया है। ज्योग्राफी का पेपर और यूपीएससी जीके पार्ट 2014 का पेपर। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके जो है सारी जो पीडीएफ है मैं उपलब्ध करा दूँगा। इसके बाद करंट अफेयर्स के फोल्डर से आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अभी मैं इसमें और अधिक जो है फोल्डर और फाइल बना दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। इतना ही नहीं, ये एक ऐसा ऐप है दोस्तों कि इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। पीडीएफ तो आप पढ़ ही सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इसमें क्विज का भी ऑप्शन है, वो भी बहुत जल्द उपलब्ध होगा। और कुछ चीज़ें आप नहीं देख पाएंगे, जो हमारे पेड बैचेज हैं उनको आप नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पेड बैचेज भी हैं। अगर हम बात करें यूपीएससी सेकेंड पेड ग्रुप है हमारा, इसमें 85 मेंबर हैं। साथ ही साथ अगर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 जो फर्स्ट बैच ग्रुप है हमारा, इसमें 106 कैंडिडेट हैं। यहाँ पर थर्ड पेड बैच है हमारा, इसमें भी 31 मेंबर हैं। और साथ ही साथ जीडीसी जीआईसी का भी हमारा ग्रुप चल रहा है, इसमें भी आज की डेट में 23 कैंडिडेट हैं। तो ये लगातार आपको बता दें दोस्तों कि जो हमारा फर्स्ट बैच है, जैसा आप देख पा रहे होंगे 106 मेंबर हैं। जनरली एक बैच में मैं 100 ही लोगों को रखता हूँ। तो ये सभी लोग हैं जो पेड मेंबर हैं, और इस सर्विस का लाभ जो है केवल जो पेड मेंबर हैं वही उठा सकते हैं। तो अगर आप भी ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके बाद इसी में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड करता जाऊँगा। यहाँ पर वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे, क्विज की भी व्यवस्था रहेगी, नोट्स भी आपको उपलब्ध होंगे, करंट अफेयर भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इसमें ऐप पर। और एकमात्र ऐप है जो टोटली डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए, यूपीपीएससी जीडीसी जीआईसी और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर अभी तक आपने इसको डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।